हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? बेहतर होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई और स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों पे हम डिस्कस कर रहे थे जो कि अनुसूची और अनुच्छेदों से संबंधित थी। तो जहां छोड़ा था वहीं से उठाते हैं और आइए आपके साथ मिलके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? मतलब निम्न में से कौन सा है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? तो पहला देखेंगे, रेलवे पुलिस आता है, जनगणना आती है, नगर निगम आता है या आर्थिक और सामाजिक नियोजन आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड्स? रेलवे पुलिस आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो रेलवे जो होता है, जो खाली रेलवे है, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक ये आपके संघ सूची के विषय माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आपका किस में आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और ये किस अनुसूची में आता है? ये आपका 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस अनुसूची में दिए गए हैं? वो आपकी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तीसरी, सातवीं, पांचवी या 9वीं? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पांचवी। किसके अंतर्गत? पांचवी। वो कौन कौन से राज्य हैं फ्रेंड्स? वो आपके 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। और इससे इन राज्यों में जो जनजातियां निवास करती हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो बंटवारा किया गया है, उनका क्षेत्र जो बांटा गया है, वो किस अनुसूची के अंतर्गत है? वो आपकी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत। मतलब ये 4 राज्य जो हैं वो आपकी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, और जो इन 4 राज्यों में जो जनजातियां निवास करती हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपकी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अभी अभी ये डिस्कस किया है। ये आपका मणिपुर में लागू नहीं होगी, मेघालय में होगी और असम में होगी, त्रिपुरा में होगी। मणिपुर में नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था फ्रेंड्स? तो आपका इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 343। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, वो 9, और नई अनुसूची जोड़ी गई। वो कौन सी थी? 11 अनुसूची। उसी के अंतर्गत आपके 243 अनुच्छेद एन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी अभी डिस्कस किया, पंचायती राज्यों से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत भारत राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 117 का, खा और गा, जिसको हम 1, 2, 3 भी कह सकते हैं, जो कि उपभाग होते हैं, में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं या उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा है वो अखिल भारतीय सेवाओं से का प्रावधान 312 के अंतर्गत किया गया है फ्रेंड्स। किसके अंदर? 312 के तहत। जैसे कि आपका IAS, PCS जो भी आते हैं वो आपके इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं।
आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? मतलब इनमें से 3 गलत है और 1 सही है, तो वो आपका कौन सा सही है? वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। बाकी के इनको भी हम देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 के अंतर्गत आता है? नहीं, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता। 318 के अंतर्गत क्या आएगा? 318 अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा लोक सेवा आयोग और सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा और शर्तों से संबंधित रखा गया है। और आपका 332 के अंतर्गत क्या आएगा फ्रेंड्स? तो 332 के अंतर्गत क्या आएगा? भारत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के स्थानों से संबंधित आरक्षण आवंटित किए गए हैं। उसके बाद है आपका 351। तो 351 के अंतर्गत क्या आएगा? तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में निर्देश दिए गए हैं इसके अंतर्गत 351 के अंतर्गत। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत इंडिया, केवल भारत या हिंदुस्तान इंडिया? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, भारत और इंडिया। जो हमारा संविधान है उसमें किन 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है? भारत का भी किया गया है और इंडिया का भी किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किए गए हैं, भारत और इंडिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो इसका सही क्रम कौन सा है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। मतलब ये शब्द जो हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं फ्रेंड्स? भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसका अगर सही क्रम देखा जाए, कुछ और भी वर्ड हैं जो इसमें मिलते हैं। तो पहला ही आता है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जिसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और उसके बाद समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही चीज है, इसके 2 नाम है अलग अलग, आप कंफ्यूज ना हो। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही चीज है। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक, उसके बाद है गणराज्य या गणतंत्र, उसके बाद है जनवादी। और जनवादी जो है वो आपका भारत का वर्ड नहीं है, वो कहाँ का है? वो चीन का वर्ड है। चीन के संविधान से ये लिया गया है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद आपका गणतंत्र आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? वो आपका संविधान की प्रस्तावना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो क्या कौन सा शब्द नहीं था फ्रेंड्स? ये आपका अखंडता शब्द जो था वो आपकी भारतीय प्रस्तावना में शामिल पहले नहीं था, ये बाद में शामिल हुआ है। पहले कौन कौन से शब्द थे? संप्रभु था और बंधुत्व था और समानता भी था। लेकिन अखंडता कब शामिल किया गया है? अखंडता के साथ साथ आपके 2 शब्द और भी थे फ्रेंड्स, वो कौन कौन से थे? एक था समाजवादी और एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। ये 3 शब्द 1942 मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में लागू किए गए थे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है या घोषित किया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 17वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। भारत की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं, ये दोनों ही एक ही वर्ड है। उद्देशिका या प्रस्तावना कुछ भी कह लें, आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेट कर लें इस बात को कि प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका कहते हैं। तो इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। वो कौन कौन से शब्द हैं हम एक एक करके समझते जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
समाजवादी शब्द उद्देशिका में या प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। कब किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। आपको ये मैं बार बार छोटे छोटे दोनों तीनों वर्डों को अलग अलग इसलिए दिखा रही हूँ, मतलब लेके आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन न हो और आपको अच्छे से लर्न हो जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही शब्द है। ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, या भारत में संसदीय शासन नहीं है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाए, कोई वंशानुगत नहीं होगा। इसी गणतंत्र का यही मतलब होता है कि हम खुद अपने प्रधान को चुनेंगे, कोई वंशानुगत कोई प्रधान हमारे ऊपर राज नहीं करेगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे होती है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से हमारी प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, और इस अतः इसको भारत में लौकिक सार्वभौमिकता कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब हमारे भारत की जनता सर्वशक्तिमान है और किसी के अधीन नहीं है, बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी व्यक्ति संपूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है, या सार्वभौमिकता के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन सा शब्द है वो? आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल फैक्ट है, भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं होता। भारत में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यही है दोस्तों कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपका कौन सा शब्द है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक कल्याण। पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभुता संपन्न भी है, लेकिन आपका लोक कल्याण शब्द भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो दोस्तों कौन सी स्वतंत्रता है जिसका वर्णन नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ एक स्वतंत्रता और है, धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी? धार्मिक स्वतंत्रता, जिसका वर्णन नहीं किया गया है। हम और बाकी के विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान के प्रस्तावना में इनका वर्णन किया गया है, लेकिन धार्मिक और आर्थिक का स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ही राइट है कि समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, और बाकी की ये सब गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार कहलाते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं, उद्देशिका कहलाते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? भारत संविधान की आत्मा कहते हैं। और इसके अलावा के एम मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली भी कहा है।
किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो किसने कहा है फ्रेंड्स? अभी अभी डिस्कस किया, के.एम. मुंशी ने। क्या कहा है? संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली या जन्म पत्री, एक ही वर्ड है, जन्म पत्री या जन्म कुंडली। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो किसने किया है? ये आपका केशवानंद भारती। कौन नहीं जानता है दोस्तों केशवानंद भारती को? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। सब सब बहुत बहुत ही फेमस रहा ये मुद्दा जो चला था केशवानंद भारती का, बहुत ही फेमस रहा था, सभी से वाकिफ हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किसके अंतर्गत की गई है? ये आपके मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत? इन तीनों चीजों के, मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? संविधान की प्रस्तावना। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहें और उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।